नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेतृत्व की परीक्षा किसी भी क्षेत्र में संकट के समय होती है। जब संकट आने पर नेतृत्व किस तरह से व्यवहार करता है तब पता चलता है उसके चरित्र की गहराई क्या है, उसके व्यक्तित्व की गहराई क्या है और वो कितना धैर्यवान है और कितना शक्तिशाली। जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा, ताकतवर व्यक्ति होगा, वो बहुत जल्दी विचलित नहीं होगा, वो बहुत जल्दी समस्याओं से परेशान होकर भागने की कोशिश नहीं करेगा, वो बहुत जल्दी समस्याओं से घिरने के बाद उल जलूल बोलना नहीं शुरू करेगा। लेकिन देश में दो ऐसे नेता हैं जो परेशानी आते ही उल जलूल बोलने लगते हैं, अपनी भाषा का संयम खो देते हैं, जो मर्यादा है व्यवहार की, सार्वजनिक जीवन में व्यवहार की, उसको भूल जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे उनका वोट बढ़ता है, उनको लगता है कि इससे उनको वाहवाही मिलती है और सबसे ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि इससे उनका विरोधी जो है वो चारों खाने चित हो जाएगा। केवल उनके बोलने से, उनके भाषण से, उनके शब्दों के तीर से घायल होकर वो जो है मैदान से बाहर चला जाएगा और उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। जिन दो नेताओं की बात कर रहा हूँ उनमें पहले नेता हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अच्छे भले बड़े संयमित व्यक्ति, बड़े मर्यादित व्यक्ति नज़र आते थे जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उसके बाद से उनको पता नहीं क्या हो गया है, उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से तो और ज़्यादा। ये जिन दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ, दोनों नेता सोशल मीडिया के ट्रोल जैसी भाषा बोलने लगे। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, उनके उसकी कोई सीमा नहीं है, हर सीमा लांघने को तैयार है। उद्धव ठाकरे आजकल वो भाषा बोल रहे हैं जो आतंकवादी बोलते हैं और जो भाषा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग बोलते हैं, यानी गोमूत्र पीने वाले हिंदू। उनको लगता है कि गोमूत्र सबसे बड़ी गाली है हिंदुओं के लिए। अब ये समझ अगर उद्धव ठाकरे की है, जिनका जन्म ही हिंदुत्व की राजनीति के बीच हुआ, उनके पिता ने शुरुआत अलग रास्ते से की थी, पहले दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध में, फिर उत्तर भारतीय लोगों के विरोध में। आखिर में उनको समझ में आया 1989 में कि अगर उनको आगे की राजनीति करनी है तो उनको हिंदुत्व के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब से वो हिंदुत्व के रास्ते पर जब तक जीवित रहे तब तक बने रहे। उद्धव ठाकरे ने भी उन्हीं का अनुकरण किया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए और बनने के बाद बिल्कुल बदल गए। भारतीय जनता पार्टी उन पर एक ही आरोप लगाती है कि आपने कांग्रेस का साथ लेने के लिए, एनसीपी का साथ लेने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, एक वैचारिक जो है प्रतिरोध का तरीका है। उद्धव ठाकरे कायदे से इसका जवाब देते तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता दूसरा चुना। उनकी अभी संभाजी नगर में कुछ समय पहले एक रैली हुई थी एमवीए के, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की। उसके बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई। तो ऐसा उनको खबर मिली, अब मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। अगर है भी तो जो उन्होंने बोला वो बोलने का कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने गोमूत्र का छिड़काव किया। अब उन्होंने कहा कि कुछ गोमूत्र पी भी लेते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये पहली बार बोला है, ये तीसरी चौथी बार उन्होंने बोला है और लगातार बोलते हैं। उनका जवाब होता है बीजेपी के आरोप के जवाब में कि क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा पर चलती है जिस पर शिवसेना और भाजपा चलती है, हिंदुत्व के उसी रास्ते पर चलती है, हिंदुत्व को उसी तरह से मानती है, तो फिर उद्धव ठाकरे से पूछा जाना चाहिए कि इतने साल तक उनके पिता और वो कांग्रेस की राजनीति का विरोध क्यों करते रहे। उनको कब से लगने लगा कि कांग्रेस जो है हिंदुत्व की प्रेमी पार्टी हो गई है। अब सवाल ये है कि उस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई उनके पास जो है तार्किक जवाब नहीं है कि वो क्यों कांग्रेस के साथ गए। कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा जो अब टूट चुकी है, मुख्य शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है, उद्धव ठाकरे की बाल ठाकरे उद्धव शिवसेना हो गई है। तो ऐसे में उनसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, तो उसके जवाब में वो कोई तार्किक बात कहने की बजाय गाली गलौज पर उतर आते हैं।
अच्छा, उन्होंने जो बातें कही दरअसल वो अपने ही खिलाफ, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दिन में एक हाथ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दूसरे हाथ जो है जाते हैं, मतलब दूसरी तरफ जाते हैं और मस्जिद में कव्वाली सुनते हैं। पहली बात तो मस्जिद में कोई कव्वाली नहीं होती है। ये जो उर्स और कव्वाली ये सब जो होता है वो मज़ारों पर होता है। तो अभी नए नए मुल्ला बने हैं उद्धव ठाकरे, तो उनको इसका अंतर नहीं मालूम है कि मस्जिद और मज़ार में अंतर क्या होता है। एक बात। दूसरी बात, वो तो सेकुलर हो चुके हैं, वो इस बात को गाली कैसे दे सकते हैं कि मज़ार में जाकर कव्वाली सुनना गलत बात है। ये बात जब वो शिवसेना में थे, जब वो बीजेपी के साथ थे, तब बोलते तो समझ में आता है। अब ये उनका बोलना जो वो खुद कर रहे हैं, यानी, और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा यूपी में ये लोग मन की बात उर्दू में करते हैं। अरे भाई, उर्दू जो मान्यता प्राप्त भाषाएं संविधान की अनुसूची में दी गई हैं उनमें से एक है, तो उर्दू में अगर बोलते हैं तो उसमें अपराध क्या है। आप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे मुस्लिम संगठनों को बढ़ावा देते रहे, प्रोत्साहन देते रहे, उनकी मदद करते रहे जो हिंदुत्व ही नहीं देश के विरोध में काम करते हैं। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये तो अभी की बात हुई। मार्च में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देश को आज़ादी जो है गोमूत्र छिड़कने से नहीं मिली। अब ये गोमूत्र से क्या समस्या हो गई है उद्धव ठाकरे को, मुझे समझ में नहीं आता। उनके लिए ये क्यों एक तरह से जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाएं उस तरह का है। गोमूत्र का जिक्र आते ही वो ऐसा भड़क जाते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या मामला है। इसी तरह से 2020 में दशहरा संबोधन, शिवसेना की स्थापना के समय से दशहरे पर जो उद्बोधन होता है शिवसेना प्रमुख का, वो पूरे देश में शिव सैनिकों के लिए, और महाराष्ट्र में ही है चूँकि पार्टी, तो पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के लिए एक संदेश होता है, अगले साल भर का रोड मैप होता है। उसमें भी 2020 में उन्होंने गोमूत्र और गोबर की ऐसी आलोचना की जैसे गोमूत्र और गोबर के खिलाफ अभियान चला रहे हों, इसी से जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं। आपको याद होगा पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था जवानों पर, सीआरपीएफ के बहुत से जवान मारे गए थे। उस आतंकवादी घटना में शामिल आदिल अहमद दार, उसका एक वीडियो जारी हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि ये गोमूत्र पीने वालों को मारना है मुझे। अब आप समझिए, क्या आतंकवादी क्या बोल रहा है, उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं, और दोनों की समानता या विभिन्नता जो आपको दिखाई देती है आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उद्धव ठाकरे की ये बौखलाहट, ये परेशानी, उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहना कि ये चूना लगाओ कमीशन है, ये एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती किसी संवैधानिक संस्था के लिए। वो इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर सकते हैं, उनके खिलाफ जजमेंट आया है तो उनकी नाराज़गी समझ में आ सकती है, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं ये अन्यायपूर्ण फैसला है, वो कह सकते हैं ये फैसला सही नहीं है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट में ठहरेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। ये सब बातें वो बोलते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन एक संवैधानिक संस्था के लिए कि ये कहना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चुना लगाओ संस्था है या चुना लगाओ कमीशन है, ये गली मोहल्ले के नेता भी इस तरह की बात कहने में थोड़ा संकोच करते हैं। तो उद्धव ठाकरे आजकल इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, और आप याद रखिए, तैयार रहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके खिलाफ आया, जो 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले का है और चुनाव आयोग का जो फैसला है उस मामले में, दोनों में अगर उनके खिलाफ आया, तो आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे की भाषा जो अभी प्रतिशत कम है ऐसे शब्दों का, वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद उनकी राजनीति और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार ने हाल ही में पिछले हफ्ते मुलाकात हुई उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे मिलने गए थे शरद पवार के घर पर। वहाँ कह दिया कि मेरी पार्टी में कुछ लोग हैं जो बड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो एनसीपी तो बीजेपी से समझौता नहीं करेगी, लेकिन अगर कुछ लोग जाते हैं व्यक्तिगत तौर पर तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मतलब अजीत पवार बीजेपी में जा रहे हैं और शरद पवार उनको रोकेंगे नहीं। ये साफ साफ संकेत जो है, साफ साफ बात उन्होंने उद्धव ठाकरे को बता दी। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ने वाली। बीजेपी दरअसल तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी भी संभावित परिणाम की, कि मान लीजिए शिवसेना के विधायक जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुमत
का आंकड़ा बना रहे, इसके लिए तैयारी कर रही। उसके बाद सदन में सदस्यों की संख्या गिर जाएगी और उसको बहुमत प्राप्त हो जाएगा, और अजीत पवार के लोग अगर रहेंगे साथ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब दूसरे सज्जन हैं, वो तो बिल्कुल चरम पर है इस समय। वो बस सार्वजनिक रूप से अपने कपड़े नहीं फाड़ रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। कल उनसे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था उनको, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो उनको आजकल गाली देना होता है प्रधानमंत्री को, तो विधानसभा का सत्र बुला लेते। तो रविवार को सीबीआई ने बुलाया उनको, और सोमवार को उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। विधानसभा का सत्र ऐसे बुलाते हैं जैसे अपनी पार्टी की बैठक, अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुला रहे हों। उनको फ़ायदा ये है कि 70 सदस्यों की विधानसभा में सिर्फ 7 सदस्य विपक्ष के हैं, भाजपा के हैं, और बाकी 63 उनकी अपनी पार्टी के हैं। तो उन 7 को बोलने नहीं देते। अगर बोलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो निकाल दिया जाता है। तो एक तरह से उनका अपना प्रलाप होता है या एकालाप होता है, उनको जो बोलना होता है बोलते हैं। तो सोमवार को उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक चौथी पास राजा था, वो महाभ्रष्ट था, उसका दोस्त था, उसके जरिए देश को लूट लिया, देश में हाहाकार मच गया, महंगाई आ गई, और जाने क्या अल्लम गल्लम सब बोलते रहे। इशारा प्रधानमंत्री की ओर और अडानी की ओर था, नाम सीधे सीधे नहीं लिया। और कहा कि लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने एक कट्टर ईमानदार को राजा बना दिया। यानी अंदर की मन की बात, जो महत्वाकांक्षा है, जो इच्छा है, जो एक तरह से आज की तारीख में तो दिवा स्वप्न की तरह है कि उनको देश का प्रधानमंत्री लोग बना देंगे, कि देश के लोग मोदी से बिल्कुल परेशान हो गए हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल लालायित हैं। जैसे ही 24 का चुनाव होगा और उनका प्रधानमंत्री बनना तय है, तो ये कट्टर ईमानदार, अपने को बार बार सर्टिफिकेट देना, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए, 2 मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार में, और उसी भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले में सीबीआई आपसे पूछताछ कर रही है। अभी तो जो पहली बार बुलाया था वो गवाह के रूप में बुलाया था। अब इस पूछताछ के आधार पर तय होगा कि उनका स्टेटस गवाह का ही रहेगा या फिर उसमें शामिल लोगों में होंगे, यानी आरोपी होंगे। ये अभी तय नहीं हुआ, ये तय होना है। और जिस दिन ये तय हो जाएगा कि वो आरोपी होंगे, आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत होगी, किस तरह की उनकी भाषा होगी, किस तरह के राजनीति में विरोध, कट्टर विरोध, इमरजेंसी से ज़्यादा कांग्रेस और विपक्ष के बीच में तू मैं तकरार या जो विरोध है वो उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। उस समय भी विपक्ष ने एक मर्यादा बनाकर रखा। इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बोलते समय इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का ऐसा दाग हैं जिसको जितनी जल्दी धोया जाए उतना अच्छा है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए जनतंत्र में जगह नहीं है, जिनके लिए जो बात करते हैं सत्ता की तो राजा, सम्राट, मालिक ये शब्द निकलते हैं। तो उनके मन में डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा है, उसका क्या स्वरूप है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब भी वो परोक्ष रूप से डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री इसकी बात नहीं करते हैं। वो राजा, महाराजा, मालिक, सम्राट इसकी बात करते हैं। तो दिमाग सामंतवादी है। एक बार पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपने विधानसभा का सत्र वो नहीं देखा था, जितनी तेजी से, जितना उनमें दम था, उस पूरा दम लगाकर चिल्लाकर बोल रहे थे, दिल्ली के मालिक हम हैं, हम चलाएंगे दिल्ली। ये भाषा आपने किसी से सुनी है? 412 सीटें लेकर आए थे 543 में से राजीव गांधी, कभी एक दिन भी ऐसी भाषा नहीं बोली। लेकिन आप देखिए अरविंद केजरीवाल, एक छोटा सा प्रदेश, वो भी फुल फ्लेज्ड प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, उसकी विधानसभा में जीत कर आए हैं, बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं, और ऐसी भाषा है। आप कल्पना कीजिए किसी बड़े प्रदेश में या देश में उनको अगर जनादेश मिल जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। तो ऐसे लोगों से बचकर और देश को बचा कर रखना है, ये बात समझिए। ऐसे लोग न समाज के लिए अच्छे हैं, न देश के लिए अच्छे हैं, न राजनीति के लिए अच्छे हैं, न ही डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।